Hello everyone, this is Akhil Roy and welcome to the BHU Pathsala. So today is Sunday and this is our English test number 4 which has been conducted by me, Akhil Roy and the Pathsala team, right? So इससे पहले जो पिछले 3 टेस्ट थे वो that were paid but from now सारी वीडियोस पब्लिकली होंगी and because I want आई हैव डिसाइडेड कि जब वीडियो पेड होती हैं तो ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट अवेल ऑफ दिस उसका लाभ उठा पाते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं पब्लिकल रख करता हूँ तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे जुड़ सकेंगे एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर सकेंगे। दिस इज़ ऑल्सो फॉर दोज स्टूडेंट जो हमारे फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इंग्लिश की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। आपको आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप किसी भी सी यू सी टी टाइप पेपर की, अगर आप सी यू सी टी के रिलेटेड पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर वन डे एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मैं आपकी गारंटी दे सकता हूँ बिकॉज आई हैव क्रैक्ड मैनी ऑफ वन डे एग्जामिनेशंस एंड आई बिन just completed my graduation. Graduation से पहले I have cracked almost 7 papers, right? जिसमें NDA है, जिसमें अफकैट है, जिसमें नेवी है, जिसमें एयरफोर्स है। तो ऐसे पेपर मैंने अब तक क्रैक कर चुका हूँ और इन सब में इंग्लिश का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है और सबको मैंने क्रैक किया हुआ है। अच्छे मार्क्स है विद द फेयर मार्क्स, राइट? तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किसी चीज़ की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कम समय में कितनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बिकॉज आप सभी को पता है कि सी यू सी टी पेपर आने वाले 2 या 3 महीने में तो लेगी ही लेगी और इसमें हम ये नहीं कर सकते और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ करके जाना है। तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट देखने हैं और सी यू सी टी के सिलेबस में भी यही है, राइट? तो हम सिर्फ मैं आपसे इस बात पे नहीं अड़ सकता कि आपको सिर्फ इंग्लिश तैयार करके जानी है। अगर ऐसे इंग्लिश की तैयार करनी होती तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता, फिर कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं उसका टॉपिक में रिवीजन करवाता एंड आफ्टर दैट मैं आपको टेस्ट पे ले आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों गैप को छोड़ देते हैं कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं उसे टॉपिक पर रिवीजन कर रहे हैं, फिर उसके बाद मॉक पे आ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक टाइम कंज्यूमिंग है। मैं नहीं कहता, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही अप्रोच नहीं है, बिल्कुल सही अप्रोच है। अगर आपकी नींव मजबूत करनी है तो आप ये करिए, पर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 80% कम समय में ही आप उसको अचीव कर लेते हैं वो क्या तरीका हो सकता है? तो वो यही तरीका हो सकता है कि आप मॉक पे आएँ। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आप क्वेश्चन से आंसर सीखने की कोशिश करें, आप क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करें। जिस दिन आपने क्वेश्चन से आंसर सीखने की कोशिश कर ली, आपका ऑलमोस्ट 80% काम हो गया और आप देखेंगे कि आप जो काम 3 महीने में कर रहे थे, तो आपने 1.5 महीने में कर लिया है, राइट? 1.5 महीने नहीं, अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको 1 महीने में मैं आपको इतनी अच्छी इंग्लिश सिखा सकता हूँ जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, मैं इतनी सारी बातें बोल चुका हूँ, इससे ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा और आपको ज़्यादा बोरिंग लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई चीज़ बोरिंग लगे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, सो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, एंटोनिमस ऑफ रफ। एंटोनिमस का मतलब होता है उल्टा, आपको पता है। रफ का मतलब होता है खुरदरा। तो खुरदरा का उल्टा क्या हो सकता है? मैं आपका आंसर दे देता हूँ, ठीक है? ये ऑप्शन है रिफाइंड, चार्मिंग, स्मूथ और पोलाइट। रिफाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ जो प्योर फॉर्म में है, जैसे चाय पत्ती से हम चाय निकाल लेते हैं तो चाय जो होती है वो रिफाइंड होती है, ओके? उसके बाद चार्मिंग। चार्मिंग एक क्वालिटी होती है जिससे आप अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। शाहरुख खान में चार्मिंग क्वालिटी है, ठीक है? मेरे में भी चार्मिंग क्वालिटी है, पर मैं अपनी बड़ाई नहीं करता नहीं, सॉरी, इट्स जस्ट फॉर फन, ठीक है? आप समझिए, चार्मिंग ऐसी क्वालिटी होती है जिससे आप अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है? तो हर एक वो इंसान जो अट्रैक्टिव लगता है उसमें चार्मिंग पर्सोना है, ठीक है? उसके अलावा स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है कोई चीज़ जो चिकना है, जो चिकना है, और लास्ट वाला है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है कोई चीज़ जो सॉरी पोलाइट का मतलब जो बहुत ही विनम्र हो, जो तहजीब से बात करता हो, ठीक है? तो वो पोलाइट है, ठीक है? तो रफ़, रफ़ का मतलब खुरदरा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है चिकना। ऑलराइट, our next question is बियर। बियर अवे। बियर अवे और इसके ऑप्शंस हैं क्रश,
विन, सेपरेट और टॉलरेट। मैं आप बारी बारी से इसका आंसर्स बता देता हूँ, पहले इसका वर्ड मीनिंग बता देता हूँ। गाइज आप वर्ड्स को लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन से सीखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चन और उसका आंसर रट लो, नहीं, बाकी जो भी ऑप्शन में है उनके भी बारे में जानो, जिससे आने वाले दिनों में आपके पास इतने ज़्यादा नॉलेज हो जाएंगे कि आप किसी भी पेपर को क्रैक कर लेंगे, राइट। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ बियर अवे। बियर अवे का मतलब क्या होता है? बियर अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना, ठीक है, किसी चीज़ को सेपरेट करना, ओके। और इसका मतलब क्या होता है? क्रश। क्रश का मतलब होता है कुचलना, ठीक है। विन का मतलब होता है जीतना, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, और टॉलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना, जैसे गुस्सा को सहन करना, टॉलरेट द एंगर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है, ठीक है, यस, हमारा आंसर होगा सेपरेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिमस ऑफ ट्रैम्प? सॉरी व्हाट इज द सिनोनिमस ऑफ ट्रैम्प? सो इसका सिनोनिमस पूछ रहा है ट्रैम्प। समझ लीजिए ट्रैम्प का मतलब क्या होता है। ट्रैम्प का मतलब होता है घूमना, ठीक है। अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो आप घूम रहे हैं, बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ वॉकिंग, और फॉर्म ऑफ वॉकिंग को ही हम ट्रैम्प कहते हैं, ठीक है। अभी देखो इसका ऑप्शन में बता देता हूँ। ऑप्शन है चीट, पिलग्रीम, ट्रैवलर, वॉन्डरर। चीट का मतलब होता है धोखा देना, पिलग्रीम का मतलब होता है यात्री, कौन? तीर्थ वाले यात्री। ट्रैवलर और वॉन्डरर में दोनों में अंतर है, दोनों का मतलब वैसे है, दोनों का मतलब घूमने वाला ही है, बट दोनों में अंतर है। देखो ट्रैवलर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास रुपीज़ है, जिसके पास हाउस है, ठीक है, और ये है, ठीक है, मतलब और ये शौकिया तौर पे कह रहा है, एज अ हॉबी, एज अ हॉबी। तो ट्रैवलर वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह एज अ हॉबी घूमते हैं, इनके पास पैसे भी होते हैं और इनके पास घर भी होते रहने को, ठीक है, और इनके पास फूड भी होते हैं, आइल बात समझ में। लेकिन वॉन्डर के साथ ऐसा नहीं होता, वॉन्डर के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। वॉन्डर के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ना इनके पास पैसे होते, ना ही इनके पास रहने के लिए घर होते हैं, और ना ही इनके पास खाने के लिए फूड होते हैं, और इसके अलावा ऑलराइट, और ये शौकिया तौर पे नहीं घूमते, ठीक है, ये इनका मजबूरी ही होता है। आपको याद है जब आप क्लास 6 में रहे होंगे, तो क्लास 6 में जब आप एसएसटी पढ़ते हैं, एसएसटी में जब अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, जब हम होमो सेपियंस के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलता होगा कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो उनके पास ना घर था, खाने के लिए भोजन नहीं था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे एज अ बंजारे। तो ये जो बंजारे हैं ना, यही वॉन्डरर है। तो आपको समझ आया दोनों में अंतर क्या है। तो अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते वॉन्डर, ठीक है। मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट देखी थी और उस पर लिखा था वॉन्डरर, ठीक है, जबकि वो मेरा दोस्त था और उसके पास अच्छे खासे पैसे थे। तो मैंने सोचा कि उसने गलती की है, आप गलती नहीं करेंगे, आप ट्रैवलर हो सकते हैं, वॉन्डरर नहीं हो सकते, ऑलराइट, ओके। Our next question is, what is the antonyms of ratification? What is the antonyms of ratification? पहले तो मैं आपको राटिफिकेशन का मतलब समझा देता हूँ। देखो राटिफिकेशन का मतलब ये होता है कोई चीज़ जिसका हम अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का हम अप्रूवल दे दें, ठीक है, तो वो है राटिफिकेशन। अब इसका एंटोनिमस पूछा हुआ है, एंटोनिमस का मतलब होता है उल्टा। अब मैं आपको ऑप्शन की तरफ ले जाता हूँ। ऑप्शन ए डिसअग्रीएबल, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको जिस पे हम अग्री नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन बी डिसअप्रूवल, कोई ऐसी चीज़ जिसका हम अप्रूवल नहीं दे सकते, ऑलराइट। ऑप्शन सी डिनायल, एक ऐसी चीज़ जो ना ही सॉरी जो ना ही नॉट ट्रू हो, जो ना ही सही हो और नॉट एग्जिस्टेड हो, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ जो ना सही हो और ना ही एग्जिस्ट करती हो, अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो वो है डिनाइल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ, ठीक है। मैंने ये कहा कि नेपाल ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया है, ठीक है, नेपाल ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया है, तो ये एक डिनाइल फैक्ट है, ऑलराइट। डिनाइल फैक्ट इस तरीके से है कि नेपाल बहुत छोटा है और ना ही ये सच है और ना ही ये एग्जिस्ट करता है, इंडिया पे कब्जा करना इट्स नॉट ईजी, तो ये डिनाइल हो गया। उसके अलावा आपका है डिस्टर्बेंस। कोई भी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब करती है, द डिस्टर्बिंग एजेंट आर बेसिकली डिस्टर्बेंस मटेरियल,
ओके, तो इसका आंसर आपको अब तक तो पता ही चलिए होगा। यस, हमारा आंसर है ऑप्शन बी, डिसअप्रूवल। ओके, नाउ और ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन 5, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? हमारा आंसर होगा पैंडेमोनियम। अब मैं आपको समझाता हूँ, इस सबके आंसर्स समझा देता हूँ, ठीक है। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हर तरफ चिल्पो हो, एक केओस का माहौल हो जिसमें लोग कन्फ्यूजन स्टेट में हो, डरे हुए हो, ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कन्फ्यूजिंग स्टेट में हो। तो तीन चीज़ें होती हैं और सेम इसका भी मतलब यही होता है। पेंडेमोनियम का भी मतलब ये होता है कि पहले तो कन्फ्यूजन स्टेट में लोग रहें, फिर उसके बाद लोगों में एंगर हो, ठीक है, बस ये सारी चीज़ें हो। उसके अलावा है एजिटेशन। देखो, एजिटेशन का मतलब क्या होता है? एजिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पे गुस्सा दिलाना। जैसे अगर आपने किसी चीज़ को गुस्सा दिलाया, किसी को गुस्सा दिलाया, तो बेसिकली वो आप क्या कर रहे हैं? वो आप एजिटेशन कर रहे हैं। उसके अलावा स्टॉ स्टॉ का मतलब होता है हिलाना, ठीक है। आप समझो, आप आपके गिलास में अगर किसी ने पानी मांगी और बोला कि नींबू पानी उसमें मिला के ले आना, तो आप क्या करते हैं? नींबू निचोड़ते हैं, उसमें शुगर डालते हैं और उसको आप क्या करते हैं? एक स्पून के सहारे उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो आप जो स्पून हिला रहे हैं ना जिस तरीके से, वो आप स्टर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टर कर रहे हैं। और हमारा ऑप्शन नंबर डी रिवॉल्यूशन पे बात करता है। तो अर्थ सूर्य की तरफ जो जिस तरह से घूमती है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन का मतलब है घूमना। ओके ओके, नाउ माय सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉक एंड स्ट्राइक? ये टॉक एंड स्ट्राइक ये एक ईडियम है, और इसका मतलब होता है एक छोटी सी स्ट्राइक जो सिर्फ वार्निंग के लिए की गई है, ठीक है, कि आप ये कर दीजिए और नहीं तो आने वाले दिनों में ये स्ट्राइक बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर आप इसको रोक नहीं पाएंगे। तो टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है ये। और ऑप्शन डी वाला तो बिल्कुल नहीं मारना, ठीक है, कि हम नहीं जानते, वरना बड़ी मार खाओगे तुम लोग, राइट। डिजिटल मार पड़ेगी और डिजिटल थप्पड़ भी खाओगे तुम लोग। ओके, सॉरी, इट वाज ऑल फॉर द फन। ओके, टॉक एंड स्ट्राइक का आंसर आपको पता चल गया। हाँ, एक छोटी सी स्ट्राइक, एक छोटा सा हड़ताल सिर्फ वार्निंग के लिए। ओके, नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, ही वाज समवट सस्पेक्टेबल और डैश फ्लैटरी। सस्पेक्टेबल, फ्लैटरी, इसके साथ आपको प्रीपोजिशन लगाना है। सो व्हाट इज आवर प्रीपोजिशन? सस्पेक्टेबल के साथ फॉर नहीं लगाते, बाई नहीं लगाते, एट नहीं लगाते, लगेगा क्या फिर? टू। देखो, सस्पेक्टेबल टू लगाओगे ना तो इसका मतलब होता है पिघल जाना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी की चापलूसी करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान पिघल ही जाता है, ठीक है। जाकिर भाई कहते हैं ना, यहाँ मैं पिघल गया, ठीक है। तो फिर समझ रहे हो आप, सस्पेक्टेबल टू का मतलब होता है पिघल जाना, ठीक है। तो सस्पेक्टेबल के साथ टू ही लगेगा हमेशा, याद रहना इस बात को। ओके, हाँ, गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज एज yielding एज, ये बहुत ही नर्म है। यील्डिंग का मतलब यहाँ हो जाएगा नर्म। ये नर्म है उतना जितना म्यूल, खच्चर की जितना म्यूल है, मोम के जितना म्यूल है, सॉरी, मोम के जितना नर्म है। सोलोमन, सोलोमन एक, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक इजरायली राजा थे, ठीक है। और ये अपने परोपकारिता के लिए, फॉर हिज काइंडनेस, बहुत ही वर्ल्ड फेमस हैं। तो सोलोमन की तरह नर्म नहीं। तो ये एक कहावत की तरह ही है कि इट इज़ एज यील्डिंग एज बटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि वो बटर की तरह नर्म और मुलायम है। ओके, सॉफ्ट सॉफ्ट। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। 9, नो ही इज़ नॉट, नो, नो ही इज़ नॉट देयर, ही डैश जस्ट डैश आउट। इसका आंसर क्या होगा? देखो, यहाँ काम पूरा हो चुका है
और अगला काम शुरू हो रहा है, ठीक है, सॉरी अभी अभी काम खत्म हुआ है, ही इज़ नॉट देयर, ही इज़ नॉट देयर, अभी नहीं है वो, यानी अभी अभी काम पूरा हुआ है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसके किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में उसको यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो हम इसमें क्या करेंगे, विल यूज हैज़ गॉन, नो ही इज इन देयर, ही हैज जस्ट गॉन आउट। ओके, सो दिस इज आर गोइंग टू बी आंसर, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो आप इसमें इज इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ही इज जस्ट गोइंग आउट, ये वो अभी अभी जा रहा है, तो वो अभी अभी जा रहा है, ये कैसे हो सकता है जब वो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, हैज़ गॉन होगा आपका आंसर। ओके, नाउ 10, इससे मैं कई सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको, ये इट्स अबाउट द साउंड, ठीक है, जो साउंड क्रिएट करते हैं, तो दांतों का जो साउंड होता है, अच्छा ये दो ऑप्शन मैं आपको मिटा देता हूँ, ठीक है, दो ऑप्शन में मिटा देता हूँ और दो ऑप्शन की जगह पे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है चैटर, सॉरी फॉर दैट, मिस्टेक हो गई थी हमसे, क्लैटर, ठीक है। अभी देखो दांतों की जो आवाज़ होती है ना वो चैटर कहलाती है, टीथ जो दांत कटकटाते हैं, सॉरी वो चैटर होते हैं, और प्लेट्स जब टकराती हैं तो जो आवाज़ आती है तो वो क्लैटर होता है, ठीक है। देखो मेटल जो होते हैं, मेटल अगर टकराए तो वो क्लैंक की आवाज़ आती है, और चूहे चूहे जब अपने दांत कटकटाएं, रैट्स, तो उसे हम, वो जो आवाज़ आती है वो स्क्वेल आती है, तो टीथ से जो आवाज़ आती है उसे हम चैटर चैटर कहते हैं, ठीक है। प्लेट से जो आवाज़ आती है उसे हम क्लैटर कहते हैं, ठीक है। मेटल से जो आवाज़ आती है उसे हम क्लैंग कहते हैं, और चूहों से जो आवाज़ आती है उसे हम स्क्वेल कहते हैं। इज़ दैट राइट और नॉट? ओके, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई लुक डैश हिम एज माई सन, मैं उसे अपने बेटे की तरह देखता हूँ, यही हो सकता है इसका आंसर, राइट। अभी देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, उसे आप बहुत ही गौर से देखो, लुक के साथ यहाँ ऑन तो नहीं लगेगा, ऑन इज नॉट यूज्ड, और ना ही ये लगेगा, ना ही लुक बिफोर लगेगा, ठीक है। यहाँ लुक के साथ बहुत सारे स्टूडेंट फॉर लगा रहे होंगे, और बहुतों के जवाब ये होगा एट। देखो तो मैं आपको समझा देता हूँ, दो चीज़ें आपको समझिए, ठीक है। लुक के साथ अगर आप एट लगाते हैं और लुक के साथ अगर फॉर लगाते हैं, देखो लुक एट का मतलब होता है की तरफ देखना, की तरफ देखना, ठीक है, और लुक फॉर का मतलब होता है की तरह देखना। तो आप मुझे बताओ, मैं उसे अपने बेटे की तरफ देखता हूँ या मैं उसे अपने बेटे की तरह देखता हूँ, कौन सा सही आ रहा है, ठीक है। तो लुक एट, अगर किसी चीज़ को हम देख रहे हैं तो आप लुक एट लगाते हैं, लेकिन किसी चीज़ को देख करके हम खुद से उसको जुड़ाव महसूस करवा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई अपना ही है, तो उसके लिए हम लुक फॉर लगाते हैं। जैसे आई लुक फॉर यू एज माई सिस्टर, मैं तुम्हें अपने बहन की तरह देखता हूँ, ये हो सकता है, ऑलराइट। लेकिन अगर मैं किसी पेड़ को दिख रहा हूँ तो आई लुक एट द ट्री, ऑलराइट, तो मैं किसी चीज़ की तरफ देखता हूँ तो लुक एट, अगर मैं किसी चीज़ की तरह देखता हूँ, ठीक है, तो उसके साथ हम फॉर लगाएंगे। इज दैट ओके और नॉट? इसको नोट जरूर करना, दिस बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुगर इज रेस टू डैश के जी। देखो मेरी बात, एक यहाँ से एक समझ लीजिए, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फिर ग्राम, ये चार चीज़ें, अब समझ में, ये चार चीज़ें, इनके साथ हमेशा आर्टिकल ए लगता है, ठीक है। तो अभी यहाँ केजी है, तो केजी के साथ आपका आंसर क्या होगा, ए, क्या होगा आंसर, ए। सो शुगर इज रेस टू अ केजी। ओके, बाकी ये सब चीज़ों को छोड़ दो आप, ये ऐसे ही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, माई क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वर्ड इज मिस स्पेल्ड, इसमें कौन ऐसी चीज़ है जो मिस स्पेल्ड है, ठीक है, यानी जिसका आंसर, जिसको जिसको हमने सही लिखा नहीं, ठीक है। अनअकम्पनीड ये सही है,
अनअकस्टम्ड ये सही है, अनडाउटेड ये सही है, अनएलॉयड सही नहीं है। इसकी सही स्पेलिंग होगी AUNALLOYED। यहाँ डबल एल होना चाहिए था, जबकि यहाँ डबल एल नहीं है, राइट, डबल एल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये अनअलॉयड। ओके, गुड। माई 14 नंबर क्वेश्चन इज, ही इज टैगोर ऑफ हिंदी पोइट्री। वो हिंदी पोइट्री का टैगोर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो देखो, टैगोर तो एक ही है ना, टैगोर तो एक ही है ना। तो जब कोई चीज़ एक ही है उसके साथ हम जाहिर सी बात है द लगाएंगे, ठीक है। ताजमहल तो एक ही है ना, तो ताजमहल के साथ भी हम द ही लगाएंगे। गंगा एक ही है ना, द गंगा हम लगाते हैं ना। लेकिन रिवर के साथ हम कभी भी द नहीं सकते, क्योंकि नदियाँ एक नहीं होती। लेकिन गंगा, गंगा एक ही है, द गंगा होता है, राइट। तो टैगोर तो एक ही है ना, तो उनके साथ हम द लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ डैश रूम। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, स्क्वायर है या सॉरी, ठीक है, इट इज़ अ स्क्वायर ही होगा यहाँ, स्क्वायर। और ये बात नोट में लिखना ना कि ना ही स्क्वायर के साथ टू लगता है, ना ही स्क्वायर के साथ फ्रॉम लगता है, और ना ही स्क्वायर के साथ बाई लगता है, ठीक है। तो सिर्फ स्क्वायर ही लगता है, इट इज़ अ स्क्वायर रूम। सो आपका आंसर नंबर सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट होगा, ठीक है। ओके, ये नेवर एवर गिव अप। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। ओके, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। और जिसने भी अच्छा परफॉर्म किया है बेस्ट ऑफ लक, और जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इट्स ओके, इट्स नो, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज हम धीरे धीरे, आप मेहनत करते जाओ, जैसे मैंने लिखा ना कि कीप लर्निंग, आपको पढ़ते रहना है, आपको मेहनत बहुत करते रहना है। और हमेशा सुनो मेरी बात, अगर तुम किसी चीज़ पे हंसते हंसते काम करोगे तो तुम ऑलमोस्ट, ऐसा माना जाता है साइकोलॉजिकली, ऐसा माना गया है कि लगभग आप 40% ज़्यादा बेहतर आउटपुट के साथ आप काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं। तो ऑलवेज स्माइल, कीप योर स्माइलिंग ऑलवेज ऑन, ठीक है। जैसे ये बच्चा दांत फाड़ के हंस रहा है वैसे, और हमेशा कठिन मेहनत करते रहो, खूब पढ़ते रहो, और नेवर एवर गिव अप। ये वर्ड जो है, दिस इज़ माई वेरी फेवरेट वन। मैंने कभी भी इस चीज़ को हमेशा से आई मीन क्या कहूँ, हमेशा से इस चीज़ को महसूस किया, राइट। सो चलो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, ओके। एंड दिस इज़ द रैप, दिस इज़ द रैप ऑफ आवर शो। आई होप आपने कई सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। हाँ, नोट्स बनाना मत भूलो, ठीक है, और उसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो। मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगा, ठीक है। आज हो गई संडे, अगर संडे को वीडियो अपलोड हो जाती है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे को आपको वीडियो मिलेगी नई वाली, ठीक है, जिसमें मैं एक नई टेस्ट के साथ आपके साथ आऊँगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने वीक पॉइंट पे काम करते रहिए। अगर आपको कुछ और समझ नहीं आती तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है, वहाँ बात करके आप बात कर सकते हैं, वहाँ बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। यू विल डेफिनेटली गेट योर प्रॉब्लम्स सॉल्व। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।